क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 टॉपिक इज सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ जो ब्रिटिश जो सोल्जर थे रॉबर्ट क्लाइव और जो गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह फाइट्स वगैरह ये सब किए। आफ्टर दिस न्यू गवर्नर जनरल आए जो 1773 टू 1785 तक थे, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। उन्होंने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लगाया। देखते हैं वो क्या था। Warren Hastings was one of the many important figures who play a significant role in the expansion of company power. Warren Hastings था, इनका मेन रोल रहा है कंपनी की पावर को एक्सपेंशन यानी बढ़ाने के लिए। By this time the company had acquired power not only in Bengal, इस समय जो कंपनी है वो सिर्फ बंगाल में ही अपनी पावर नहीं बढ़ा रही थी, बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, जबकि ये बॉम्बे और मद्रास में भी पावर बढ़ाने का काम चल रहा था। British territories were broadly divided into administrative unit called presidencies। तो इनको जो ब्रिटिश यूनिट्स थी उनको प्रेसिडेंसीज कहा जाता था, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया था। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। जो मेन इनके हेड ऑफिस थे वो 3 बोल सकते हो आप। फर्स्ट बंगाल, सेकेंड मद्रास, थर्ड बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर, हर जिसमें एक गवर्नर होता था जो उसको रूल करता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। द सुप्रीम हेड जो थे वो गवर्नर जनरल होते थे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो ऐसे कई सारे गवर्नर जनरल यहाँ पे रहे हुए हैं। From 1772 a new system of justice was established। एक न्याय का नया सिस्टम इन्होंने 1772 में लाया। Each district was have 2 court, 2 कोर्ट होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट होगा क्रिमिनल कोर्ट, सेकंड होगा सिविल कोर्ट, जिसे फौजदारी अदालत और इसे दीवानी अदालत कहा जाता है। मौलवीज एंड हिंदूज पंडित इंटरप्ट इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइड ओवर सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में जो मौलवीज और हिंदूज के जो पंडित थे या जो इनके संत लोग थे, उन्होंने अपने जो नियम है वो इन्हें बताया, इंडियन रूल्स। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। तो क्रिमिनल कोर्ट में काजी और मुफ्ती फैसला करते थे, बट ये इसका सुपरविजन भी कलेक्टर्स के द्वारा ही किया जाता था। A major problem was that the Brahmin Pandit gave different interpretations of local law based on different school of the धर्म शास्त्र। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ के ब्राह्मण पंडित थे वो अलग अलग अपनी राय देते थे, अलग अलग कानून बताते थे अपने धर्म शास्त्र के अनुसार, जो आश्रम में सिखाया जाता था। To bring about uniformly in 1775 11 पंडित were asked to compile a digest of Hindu law। तो तकरीबन 11 पंडित थे जो इकट्ठा होकर के उन्होंने बताया कि हिंदू लॉज को कैसे डाइजेस्ट किया जाए। NB Halhed ट्रांसलेट दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। तो NB Halhed जो थे इन्होंने इसे इन डाइजेस्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। तो इसके अलावा जो मुस्लिम लॉज का जो कोड था वो यूरोपियन जजेस के लिए काफ़ी बेनिफिट वाला रहा। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश। तो 1773 के एंड तक इन केसेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई। वाइल अ कोर्ट इज अपील, जहाँ पे कोर्ट में अपील दी जाती थी। द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट कलकत्ता। तो यहाँ पे सदर निजामत अदालत भी वो की गई जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। तो प्रिंसिपल फिगर के यानी टॉप लेवल पे जो होता था वो कलेक्टर होता था। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। इसका काम मेन नाम के अनुसार ही होता था, यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्स को लेना एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। और अपने डिस्ट्रिक्ट में न्याय और कानून की व्यवस्था को बनाए रखना विद द हेल्प ऑफ जजेस, जिसमें जज को साथ जज की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगाज की हेल्प से ये काम करता था। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्पीडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। तो ये जो नए कलेक्ट्रेट वगैरह बनाए गए जहाँ से पावर और पैट्रोनेज का सीधा सेंटर माना जाता था, इसने पहले वाले जो अथॉरिटी ऑफ होल्डर्स थे इनको रिप्लेस कर दिया। फिर आता है द कंपनी आर्मी।
Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power reset on its military state. तो इंडिया का जो कॉलोनियल रूल था उसमें न्यू आइडियाज़ थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया. द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवेलरी यानी सवार्स, ट्रेन सोल्जर ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री, मतलब हाथी वाले, पैदल वाले और घुड़सवार होते थे. दैट इज पैदल फुट सोल्जर दैट वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, जो तीर अंदाजी वाले थे वो भी इसमें शामिल होते थे. एंड यूज ऑफ द स्वॉर्ड, और तलवारों का यूज भी युद्ध में किया जाता था. The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. उन्हें ऐसा लगा कि भाई इतने सारे सेनाओं की जरूरत नहीं है. The rural area had a large number of armed peasants, and the local जमींदार often supplied the Mughal with पैदल soldier. तो जनरली कम आम वाले जो छोटे एरिया होते थे वहाँ पे कम ही लोग की जरूरत होती थी, और जो लोकल जमींदार और जो मुगल्स के लिए सप्लाई करते थे वो सब पैदल सोल्जर्स के साथ करते थे. अ चेंज ऑकर्ड इन 18th century when मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर. तो एक हल्का सा बदलाव आया 18th century में कि जो मुगल सक्सेसर अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया और प्रोफेशनल तौर पे अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट किया. The East India Company adopted the same method when it began recruitment of its own army. जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही रूल अपनाया और रिक्रूटमेंट के दौरान सेना में काफ़ी ट्रेंड लोग भर्ती किए, विच केम टू नोन एज द सेपॉय आर्मी, जिसे सेपॉय आर्मी के नाम से जाना जाने लगा. द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर, तो ये सिपॉय यानी सिपाही के तौर पे था और इसका मतलब सोल्जर होता है. एज वेयरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, द कैवेलरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन. तो इनकी जो रिक्रूटमेंट थी वो डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई. दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो बर्मा में फाइट कर रहा था, अफगानिस्तान में, और इजिप्ट वर सोल्जर वर आर्म्ड विद मुस्केट्स एंड मैच लॉक्स. तो वहाँ पर जो ये फाइट हो रही थी उसमें मुस्केट्स और मैच लॉक्स के साथ फाइट हो रही थी. द सोल्जर ऑफ द कंपनी, तो जो मुस्केट्स होती है जो इनसे ये युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो इसका मतलब एक हैवी गन होता है और इसका मतलब एक पहले की गन होता है जिसमें पाउडर वाज इग्निशिएट बाय अ मैच, जिसमें माचिस की सहायता से उसको जलाया जाता था, बारूद को. द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट. अब धीरे धीरे ये पावर बढ़ने लगी तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिमेंट बन गई. इन द अर्ली 19th century